everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and doing absolutely great. My name is Sadaf Javed. In this video, we are going to discuss about redox titrations. In the last video, I have clearly discussed about the redox reactions, and in this video, we are going to discuss about redox titrations. So let's just get into it. First of all, we should know about what redox reactions are. If you don't know what redox reaction is and how does it actually works, you can go and see the previous video. I will link that video down in the description box as well, so that would be easy for you to find. So in this video, the topic of concern is the redox titrations. So first of all, what is titration? Before jumping into the topic of redox titration, we should know that what is titration. Titration basically, I'll dictate जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ कि titration में it is basically a slow addition of a solution. इसमें हम लोग दो solutions यूज करते हैं, एक हमारा titrant होता है और दूसरा हमारा analyte होता है. जो titrant होता है वो solution होता है जो known concentration का होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि उसकी कितनी concentration है, जो मैं अपने दूसरे सोल्यूशन के अंदर ऐड कर रही होती हूँ. दैट मीन्स जो मेरे पास एक सोल्यूशन है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का है, जो कि टाइट्रेंट है, और वो मैं अपने दूसरे सोल्यूशन में ऐड कर रही हूँ. और वो जो मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, वो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम तो नोन होता है, लेकिन उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अननोन होती है, जिसके अंदर मैं अपना जो दूसरा सोल्यूशन है वो ऐड कर रही हूँ. ठीक है. और उसकी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए मुझे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक वेट करना पड़ता है. न्यूट्रलाइजेशन का हमें पता है, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है बेसिकली, और वो हमें नज़र आता है विद द हेल्प ऑफ द कलर चेंज. तो अगर मैं बहुत इजी टर्म्स में बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि टाइट्रेशन बेसिकली मेरे पास कोई भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं अपने एक अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकती हूँ. मेरे पास एक सोल्यूशन ऐसा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता क्या है, मैं उस अननोन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकती हूँ. सो दिस इज बेसिकली टाइट्रेशन. So I'll just dictate it for you guys. That titration is the slow addition of one solution of a known concentration, which is obviously known as your titrant, to a known volume of another solution of unknown concentration until the reaction reaches neutralization, which is often indicated by a color change. The solution called the titrant must satisfy the necessary requirements to be a primary or secondary standard. In a broad sense, titration is a technique to determine the concentration of an unknown solution. So जितनी भी मैंने यहाँ पर बात की उसको मैंने इस तरीके से समराइज कर लिया कि बेसिकली टाइट्रेशन मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू मैं अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर सकती हूँ. अब हम लोग चलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन की तरफ. हमने देख लिया टाइट्रेशन क्या है, तो अब रिडॉक्स टाइट्रेशन बेसिकली मेरे पास क्या होती है. रिडॉक्स टाइट्रेशन मेरे पास एक ऐसी टाइट्रेशन होती है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है बिटवीन द एनालाइट एंड द टाइट्रेंट. जो चीज़ आपके पास नीचे कॉनिकल फ्लास्क में है जिसके अंदर आप दूसरी चीज़ को ऐड कर रहे हो वो आपका एनालाइट है, और जो सोल्यूशन आप ऐड कर रहे हो जो कि आपके पास नॉन कॉन्सेंट्रेशन का है वो आपका टाइट्रेंट है. तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उस टाइट्रेशन को हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन. दैट मीन्स उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, वेयर एज उसी टाइम एक दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है. एट अ टाइम मेरे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है, साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो मेरे पास हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. A redox titration is a type of titration based on a redox reaction between the analyte and the titrant. It may involve the use of a redox indicator and or potentiometer. अब अगर हम लोग यहाँ पर एक फ्लोशीट डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है, अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव क्लासिकल केमिकल एनालिसिस के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है और दूसरा टाइट्रेशन होता है. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हम टाइट्रेशन की बात करें तो हम लोग 4 डिफरेंट वेज से टाइट्रेशन जो है उसको कर सकते हैं. टाइप्स हैं उसकी: एसिड बेस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रिडॉक्स टाइट्रेशन. इस वीडियो में वी आर जस्ट ओनली कंसर्न्ड अबाउट the redox titration. If you want me to talk about the other titrations as well, you can comment down below और मैं उस बारे में वीडियो अपलोड कर.
अच्छा, अब अगर मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करूं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में मेरे पास इन 5 तरह की टाइट्रेशन जो है मैं उनको एनकाउंटर करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ रही है आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री वो टाइट्रेशन है मेरे पास जिसमें मेरा टाइट्रेंट जो है वो आयोडीन है। दैट मीन्स वो सोल्यूशन जो मेरे पास नॉन कॉन्सेंट्रेशन का है वो आयोडीन है। फिर मेरे पास आ रही है ब्रोमेटोमेट्री। ब्रोमेटोमेट्री मेरे पास वो सोल्यूशन है जिसमें वो टाइट्रेशन है जिसमें मेरे पास जो टाइट्रेंट है वो सोल्यूशन जो मेरा, आप लोग इस चीज को माइंड में रखेंगे कि नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन हमारा टाइट्रेंट होता है, तो वो हमारे पास इस केस में ब्रोमीन होगी। सेरीमेट्री, सेरीमेट्री में हमारे पास जो टाइट्रेंट है वो सेरियम सॉल्ट्स के बने होंगे। परमैंगनोमेट्री, परगैनमैनोमेट्री में हमारे पास जो टाइट्रेंट है वो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्ट्स के होंगे। और लास्ट हमारे पास आ रहा है डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री में हमारे पास जो टाइट्रेंट है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। नीचे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए टाइट्रेंट की एक दफ़ा डेफिनेशन भी लिख दी है। टाइट्रेंट को हम लोग टाइट्रेटर, रिएजेंट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं। मैं एक दफ़ा ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ दोबारा। In analytical chemistry, the titrant is a solution of known concentration that is added to another solution to determine the concentration of a second chemical species. The titrant may also be called the titrator, the reagent or the standard solution. That means यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बात पहले कही वही बात उन्होंने यहाँ पर रिपीट की कि टाइट्रेंट बेसिकली मेरा वो सोल्यूशन है जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का है और उसको मैं यूज़ करती हूँ अपने एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन की सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है। ऑब्वियसली अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं या रिडॉक्स टाइट्रेशंस जो हैं वो बेस हो रही हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बिटवीन द टाइट्रेंट एंड द एनालाइट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के। और हम लोग बेसिकली पोटेंशियोमीटर को या रिडॉक्स इंडिकेटर को यूज़ करते हैं टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमिन करने के लिए। अब मैं इसको रीड करके आपको एक जनरल मेथड बता देती हूँ कि हम लोग टाइट्रेशन करते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल देख लें तो रिडॉक्स रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड द एनालाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अ पोटेंशियोमीटर और रिडॉक्स इंडिकेटर इज यूजुअली यूज्ड टू डिटरमिन द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो बेसिकली हम लोग टाइट्रेशन करते कैसे हैं कि हम लोगों के पास नीचे एक कॉनिकल फ्लास्क होती है, स्टैंड के साथ हम लोग ब्यूरेट को सेट करते हैं। ब्यूरेट के अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन होता है और जो कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास सोल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम तो हमें नोन होता है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें अननोन होती है। हम लोग उसके अंदर इंडिकेटर को भी ऐड करते हैं ताकि वो जब कलर चेंज अपेयर हो तो हमें पता चल जाए कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो अपेयर हो गया है। हम क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर से अपना टाइट्रेंट ऐड करते जाते हैं एनालाइट में। एक पॉइंट आता है जब कलर चेंज मुझे विजिबल हो जाता है, वो मेरा बेसिकली एंड पॉइंट होता है जिसमें मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन को डिटरमिन कर सकती हूँ। दिस इज हाउ एक्चुअली टाइट्रेशन वर्क्स। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोगों ने लाइक 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस की बात की, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स। यहाँ पर उन्होंने उन टाइट्रेशन की कोई एक एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट सपोज उसने एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको बताया हुआ है कि अगर आप क्वांटिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर करोगे तो वो आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन होगी। अगर आप वाटर हार्डनेस के लिए करोगे, रिमूव करने के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी। अगर आप क्वांटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड इन वाटर करोगे तो वो आपके पास प्रेसिपिटेशन होगी। और अगर आप क्वांटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करोगे तो वो आपके पास रिडॉक्स होगा। ये एक एक एग्जांपल है इन सब की, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत सारे और भी डिफरेंट मेथड्स हैं या और भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है। आगे फिर उसने इसी तरह से स्पेसिफिकली आपको एनालाइट भी बता दिया है कि इस एक्सपेरिमेंट एसिड बेस के एक्सपेरिमेंट वाले केस में जो आपने एसिटिक एसिड यूज किया, यहाँ पर आपका एनालाइट एसिटिक एसिड होगा, आपका टाइट्रेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और इंडिकेटर आपका फिनोफ्थलीन होगा। इसी तरह से उसने आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली एक एक एग्जांपल के साथ उनके एनालाइट, टाइट्रेंट और इंडिकेटर के साथ, जस्ट फॉर द आइडिया कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा जी, तो अगर हम अब टाइट्रेशन की बात करें तो टाइट्रेशन भी हम 3 तरीके से करा सकते हैं। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट टाइट्रेशन, दूसरी हमारे पास होती है बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन को हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहते हैं, और तीसरी हमारे पास होती है आइडोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन की। सो डायरेक्ट टाइट्रेशन इज अ वे टू डिटरमिन द कंटेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस
quantitatively. Scientists may be aware of a reactant but not know the reactant's quantity. That means इसमें हम लोग basically क्या करते हैं कि हम contents of a substance हम लोगों ने जो determine करने हैं उनको हम लोग quantity की base पर करते हैं. कि यहाँ पर उसने आपको एक simple सी बात कही है कि let's suppose आपका जो भी साइंटिस्ट है जो भी काम कर रहा है टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट पर, उसको ये तो पता है कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या है. क्वांटिटिवली आपने जब सब्सटेंस के कंटेंट्स को डिटरमिन करना है तो वो आपके पास हो जाती है डायरेक्ट टाइट्रेशन. अब हम चलते हैं बैक टाइट्रेशन या इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की तरफ. अ बैक टाइट्रेशन इज अ टाइट्रेशन मेथड वेयर द concentration of an analyte is determined by reacting it with a known amount of excess reagent. The remaining excess reagent is then titrated with another second reagent. A back titration may also be called an indirect titration. तो बेसिकली हम लोग बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि ऑब्वियसली हम लोगों ने एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करना है, तो हम लोग उसको डिटरमिन करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग उसको एक एक्सेस ऑफ रिएजेंट के साथ, एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन होती है. ऑब्वियसली वो हमारा टाइट्रेंट होता है, लेकिन हम उसको उसके साथ एक्सेस में रिएक्ट कराते हैं. फिर हमारे पास जो रिमेनिंग रिएजेंट बच जाता है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसी दूसरे रिएजेंट के साथ. लाइक अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो आपको शायद ये 1 स्टेप प्रोसेस ना लगे, ये 2 स्टेप्स आप लोगों को प्रोसेस लगे. सो ये हमारे पास होती है बैक टाइट्रेशन, और इसको हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहते हैं. फिर हम लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ज़रा इजी करने के लिए डिफरेंस लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड बैक टाइट्रेशन. सो मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए ये. तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो अ बैक टाइट्रेशन इज अ टाइट्रेशन मेथड used to determine the concentration of an unknown using an excess amount of a compound with a known concentration. ये बात बिल्कुल अभी मैंने आपको पीछे तक कही है. उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट टाइट्रेशन. A direct titration is the basic titration method that involves the reaction between the unknown compound and the compound with the known concentration. ये वही definitions हैं जो बिल्कुल अभी मैंने आपको पीछे explain की हैं. आगे चलते हैं हम लोग. तो बैक टाइट्रेशन में इट्स अ 2 केमिकल रिएक्शन, मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें 2 केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होते हैं. अभी मैंने आपको पीछे यही बात कही कि आपको ये देखकर लग रहा है कि ये 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है. वेयर एज अगर हम डायरेक्ट टाइट्रेशन की बात करें तो इसमें 1 केमिकल रिएक्शन होता है. इसी तरह से थर्ड डिफरेंस देखें तो द टाइट्रेशन इज डन बिटवीन 2 नोन कंपाउंड्स इन द केस ऑफ बैक टाइट्रेशन, वेयर एज इन द केस ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन द टाइट्रेशन इज डन बिटवीन अ नोन कंपाउंड एंड एन अननोन कंपाउंड. फोर्थ डिफरेंस की तरफ चलते हैं हमारे पास. तो फोर्थ में हमारे पास बैक टाइट्रेशन में आ रहा है टाइट्रेंट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिएजेंट एडेड इन द एक्सेस. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास जो एंड पर रिएजेंट बच गया एक्सेस में, उसको आपने रिएक्ट कराया किसी सेकंड रिएजेंट के साथ, तो वो आपके पास टाइट्रेंट होता है इस केस में. वेयर एज इन द डायरेक्ट मेथड टाइट्रेंट आपके पास वो कंपाउंड होता है जिसकी आपको कॉम्पोजिशन नोन नहीं होती, जिसकी अननोन कॉम्पोजिशन होती है, जिसको आप एनालाइट भी कह सकते हैं. And the last difference is in back titration it is used to determine the exact endpoint when there are sharp color changes. Exact endpoint आप determine करेंगे जब sharp color changes आपको नजर आएंगे. Whereas in direct titration it is used when the endpoint of the titration can easily be obtained. अच्छा जी, आगे हम लोग अब अपनी टाइट्रेशंस को देख लेते हैं. तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं आइडोमेट्री की, तो आइडोमेट्री में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आइडोमेट्री नोन एज आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ मेथड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक केमिकल एनालिसिस, a redox titration where the appearance or disappearance of elementary iodine indicates the endpoint. एलिमेंट्री आयोडीन इन इट्स एलिमेंट फॉर्म की अपेयरेंस या डिसअपेयरेंस आपका एंड पॉइंट बताएगी. कि लेट सपोज अगर आपको एलिमेंट्री फॉर्म में आयोडीन चाहिए तो वो वहाँ पर जब कलर चेंज होगा तो आपको वो बताएगा कि आपकी एलिमेंट्री फॉर्म में आयोडीन जो है वो बन गई है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग जब यूज़ करते हैं तो दिस इज बेसिकली नोन एज आयोडोमेट्री एज फार एज यू कैन सी कि इट इज़ कंसर्न विद आयोडीन.
फिर हमारे पास आती है परमैंगनेट टाइट्रेशन, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे भी बात की, परमैंगनोमेट्री हम लोग इसको कहते हैं। तो इस टाइट्रेशन में आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि इस टाइट्रेशन में आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट चूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो टाइट्रेशन है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास काम कर रहा होता है, और सारे सिस्टम को बैलेंस आउट करने के लिए, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ यूज करते हैं। In this titration, the potassium permanganate is used as an oxidizing agent. It is maintained with the use of dilute sulfuric acid. Here is the equation. अब आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि आपने पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एज अ रिजल्ट आपके पास पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और H2 और ऑक्सीजन जो है वो बन गई है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो अभी मैंने आप लोगों को ये बात ऊपर क्लियरली बताई है कि KMnO4 जो है वो हमारे पास एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स वो किसी दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाला केस देखें तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ऑब्वियसली मैं इसमें MnO4 वाला पार्ट जो है उसको यूज़ करी हूँ। तो मैं नीचे वाली इक्वेशन से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि MnO4 O नेगेटिव है, तो इसने क्या करना है कि दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो लूज करेगी। तो यहाँ पर आपके पास MnO4-2 है, तो यहाँ पर अगर आप जाकर देखो तो आपके पास Mn+2 जो है वो बन गया है, और जहां पर आपके पास माइनस का साइन है दैट मीन्स उसने इसको ऑक्सीडाइज कर लिया और खुद जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये सोल्यूशन जब हम लोग ये पूरा टाइट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो ये हमारे पास कलरलेस होता है एंड पॉइंट से पहले, और जब ऑब्वियसली उसका एंड पॉइंट रीच होना शुरू होता है तो हमें पिंकिश पर्पलिश सा कलर जो है वो अक्सर शो भी कर देता है, या मतलब हर कंपाउंड के लिए वो डिफरेंट होता है। फर्दर द सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस बिफोर द एंड पॉइंट। The potassium permanganate is used to estimate oxalic acid, ferrous salts, hydrogen peroxide, oxalates and more. While the solution of potassium permanganate is always standardized before it is used. हम लोग उसको standardize करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, जिसको हम लोग डाइक्रोमेट्री भी कहते हैं। इस टाइट्रेशन में हम लोग बेसिकली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट करते हैं, और इसके मीडियम को भी बैलेंस आउट करने के लिए, एसिडिक रखने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन्स को वो करती है, रिलीज करती है। नेसेंट ऑक्सीजन्स जो हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम तौर पे एक्ट करते हैं। तो वो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है कि बेसिकली जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी प्रॉपर्टी को और इंक्रीज करती है, उसकी प्रॉपर्टी को और ज्यादा एनहांस करती है। So these are the titrations in which potassium dichromate is used as an oxidizing agent in acidic medium. The medium is maintained acidic by the use of dilute sulfuric acid. The potential equation is, अब यहाँ पर आप लोगों के पास इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन हुआ हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, जिस तरह से मैंने आप लोगों से बात कर ली कि हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मैं आपको सेकंड इक्वेशन से समझाती हूँ कि ये देखें आपके पास लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो फॉर्म है जिसने आगे बेसिकली फर्दर आपको प्रोडक्ट बताना है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के बारे में। तो इसने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जाके इसने Cr+3 बना लिया। दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर दिया इसने इसको, और इटसेल्फ जो है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर टाइट्रेशंस। इट इज मेनली यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स एंड आयोडाइड्स। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको साथ साथ बता रहा है कि ये टाइट्रेशंस आप किन किन के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ रही है वही पहले मैंने आप लोगों से बात की आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में, जिनको आप आइडोमेट्री भी कहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों को इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन भी दिया है। द रिडक्शन ऑफ फ्री आयोडीन टू आयोडाइड आइंस। ठीक है, यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं फ्री आयोडीन की आयोडाइड आइंस में से। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आइंस टू फ्री अकर्स इन दिस टाइट्रेशन। अब यहाँ पे देखें पहले स्टेप में वो आपको कह रहा है रिडक्शन। रिडक्शन में आप लोगों को पता है कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, आपके पास 2I नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन की है, तो यहाँ पर आपके पास रिडक्शन हो गई है। वेयर एज अगर आप दूसरी जगह पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। द सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। फ्री आयोडीन is used in the iodometric titration
while in the iodometric titration an oxidation agent is used to react to liberate the free iodine. अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई आपको क्वांटिफिकेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड में, जब हम लोग आयोडीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं एस्कॉर्बिक मतलब आयोडीन रैपिडली ऑक्सीडाइजेज एस्कॉर्बिक एसिड, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देती है एस्कॉर्बिक एसिड को, तो हमारे पास प्रोडक्ट में डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एज अ रिजल्ट एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास क्या हो जाता है, आयोडीन क्या करती है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है हमारे पास, और इटसेल्फ वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अब बेसिकली यहाँ पर मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं, आइडीमेट्रिक मेथड और आइडोमेट्रिक मेथड। आपने इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, इनमें माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। आइडीमेट्रिक टाइट्रेशंस जो होती हैं उसमें जो आप एनालाइट चूज करते हो, वो सोल्यूशन जो आपके पास अननोन कॉम्पोजिशन का है वो एक रिड्यूसिंग एनालाइट होता है, और आइडोमेट्रिक मेथड के केस में वो एक ऑक्सीडाइजिंग एनालाइट होता है। आइडीमेट्रिक मेथड जो है वो वन रिएक्शन मेथड है, वन स्टेप मेथड है, और आइडोमेट्रिक मेथड जो है वो टू स्टेप मेथड है। दैट मीन्स यहाँ पे दो रिएक्शंस होते हैं। और आइडीमेट्रिक मेथड जो है उसमें आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो आयोडीन का होता है, और आइडोमेट्रिक मेथड में आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो सोडियम सल्फेट का होता है। ये मैंने जस्ट माइनर डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर कोट करती हैं आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं ब्रोमेटोमेट्री की तरफ। ऑब्वियसली ब्रोमेटोमेट्री ब्रोमीन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग हेलोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन अगर मैं इसको आयोडीन के साथ कंपेयर करूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपने उसमें पीरियोडिक टेबल में एक ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बट अ स्ट्रॉन्गर वन देन आयोडीन. Conversely, the bromide ion is a weaker reducing agent than iodide but a stronger one than chloride. Obviously, inverse हो गया वहाँ पर. In each case, a halogen higher in the group can oxidize the ions of one lower down. That means जो ऊपर वाले halogens हैं वो नीचे वाले halogens को oxidize कर देंगे, मतलब उनकी निस्बत उनकी higher होगी capacity oxidize करने की. For example, chlorine can oxidize bromine ions to क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आइंस टू ब्रोमीन. क्लोरीन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज कर देगी ब्रोमाइड आइंस को ब्रोमीन में. इसी तरह से फिर हमारे पास ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज कलर शो करना शुरू कर देगा. और अगर हम आयोडीन की बात करें तो जब आयोडीन की हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो हमें रेड कलर शो करना शुरू करता है सोल्यूशन. Bromine can only oxidize iodide ions and is not a strong enough oxidizing agent to convert chloride into chlorine. A red solution of iodine is formed until the bromine is in excess, then a dark grey precipitate is formed. Bromine is a more powerful oxidizing agent than iodine. Bromine can remove electrons from iodide ions, producing iodine. Iodine cannot reclaim those electrons from the resulting bromide ions. In short, oxidizing ability decreases down the group. जैसे आप नीचे जाते हो ऑक्सीडाइजिंग, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होगी. यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट मीन्स जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जाओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे तो आपका जो ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड है वो डिक्रीज करता जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेरिमेट्री. स्टेरिमेट्री और स्टेरिमेट्रिक टाइट्रेशंस बेसिकली हमारे पास वो टाइट्रेशंस हैं जिसमें हम लोग स्टेरिक सॉल्ट्स यूज़ करते हैं. मैंने पहले भी आप लोगों से बात की. तो बेसिकली स्टेरिमेट्री और स्टेरिमेट्रिक टाइट्रेशन ऑल्सो नोन एज सेरेट ऑक्सीमेट्री इज अ मेथड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक केमिकल एनालिसिस. इट इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन इन विच अ Fe+2 फेरेट 110 फिनेंथ्रोलीन कॉम्प्लेक्स, इसको हम फेरोइन बोलते हैं. कलर चेंजेस इंडिकेट द एंड पॉइंट. जब फेरोइन का कलर चेंज होता है तो हम लोग एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं. फेरोइन कैन बी रिवर्सिबली डिसकलर्ड इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन टाइट्रेशन विद Ce+4 solution. Standard solution can be prepared from different Ce+4 salts but often cerium sulfate is chosen. That means हम लोग ने जब सेरीमेट्री करनी है तो हम बहुत से डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ, सेरिक सॉल्ट्स के साथ हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सेरियम सल्फेट जो है उसी को प्रेफर करते हैं. अब यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देती हूँ. टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे अबाउट 250 ml. ठीक है. अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर लेना है ऑक्सैलिक एसिड का, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर मैस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है हमारे पास आ रहा है 126. अब हम लोगों ने लाइक ऑक्सैलिक एसिड का वेट हम लोगों ने 1000 ml
में अगर 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो ऑब्वियसली हमें 126 ग्राम चाहिए होगा अगर हमने 1000 ml में 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो। लेकिन हम लोगों ने क्या यहाँ पर करना है कि हमने 250 ml में 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो हम लोगों ने बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मैस है उसको आप डिवाइड करेंगे 1000 में, ठीक है, जितने का आप लोग मतलब 126 को 1000 में बना रहे थे, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने किस में बनाना है, आपने 250 में बनाना है, और मल्टीप्लाई बाय कितनी मोलैरिटी का बनाना है, 0.1 का बनाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.15 ग्राम। दैट मीन्स आप 250 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन 250 ml में बनाने के लिए 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है उसको यूज करोगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमारा एनालाइट है, और जो इसमें हम टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं वो पोटेशियम पर मैंगनेट है। दैट मीन्स इस केस में जो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारे पास अननोन कॉन्सेंट्रेशन का कंपाउंड है जिसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, और पोटेशियम पर मैंगनेट जो है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का है। तो ऑक्सैलिक एसिड, जहां पर ऑक्सैलिक एसिड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज पोटेशियम पर मैंगनेट हेयर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन जो है बेसिकली एसिडिक मीडियम में हो रहा है। जब भी हमारे पास रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है तो जो भी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, हो जाती है, क्योंकि हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस केस में हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट है जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसकी भी जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया है एसिडिक मीडियम ने। दिस एसिडिक मीडियम इज क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप लोग, ये वही प्रीवियस रिएक्शन है जो कि उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है, MnO4 माइनस है, तो आपके पास Mn+2 बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, ये यहाँ पर आपके पास रिड्यूस हो गया। So KMnO4 also acts as an indicator of where the permanganate ions are a deep purple color. In this redox reaction, MnO4 is reduced to colorless manganese ion in the acidic medium. MnO4 आपके पास reduced हो गया और manganese आपके पास oxidized हो गया, ठीक है। The last drop of permanganate gives a light pink color on reaching the end point. That means जब हम लोग ने ये पूरा reaction कराया titration का, हम लोगों ने अपने पास conical flask में oxalic acid लिया, हम लोगों ने ऊपर अपने पास ब्यूरेट में पोटेशियम पर मैंगनेट लिया, हम लोगों ने पोटेशियम पर मैंगनेट उसके अंदर हमने इंडिकेटर ऐड किया। जब हमने पोटेशियम पर मैंगनेट ऐड किया अपने ऑक्सैलिक एसिड में, तो जब मेरे पास एंड पॉइंट आ गया तो मैंने वो रीडिंग नोट कर ली और उसकी हेल्प से मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाली, ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्होंने पूरा आपको सीरीज ऑफ स्टेप दिया हुआ है कि ये रिएक्शन किस तरीके से होगा, कि लाइक फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं पहले KMnO4 रिएक्ट कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्योंकि आपका एसिडिक मीडियम था, फिर उसने आपको एक कंप्लीट रिएक्शन दिया जिसमें उसने आपको बताया कि KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और KMnO4 जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो आपके पास क्या क्या बनेगा, यहाँ पे उसने आपको एलैबोरेट कर दिया, एक बिल्कुल कंप्लीट रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। So this is it for this video. We'll see you in some other video.